में अध्यक्ष के रूप में हम सबके बीच उपस्थित हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सुप्रतिष्ठित आचार्य प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्र गुरुजी। मैं आपसे सादर निवेदन करता हूं कि आप मंचस्थ होकर अध्यक्ष पद को अलंकृत करें, हम सबको अनुग्रहित करें। इसी क्रम में वेद विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आचार्य प्रोफेसर पतंजलि मिश्र गुरुजी, आप मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं। मैं आपसे सादर निवेदन करता हूं कि मंचस्थ होकर मुख्य वक्तृत्व पद को अलंकृत करें। हमारे बीच विशिष्टातिथि के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर अभिजीत दीक्षित जी, क्षेत्रीय निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, वाराणसी। सर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। अभिजीत दीक्षित से। तत्पश्चात विशिष्ट वक्ता के रूप में समुपस्थित डॉक्टर उपेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, क्षेत्रीय निदेशक, इग्नू। सर, आपसे निवेदन करता हूं कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सारस्वत अतिथि के रूप में उपस्थित प्रोफेसर जे.एन. त्रिपाठी सर, अध्यक्ष, भूगर्भ विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज। सर, मैं आपसे सादर निवेदन करते हैं कि आप मंचस्थ होकर सारस्वत अतिथि पद को अलंकृत करें। अतिथि देवो भव। इस श्रुति परंपरा के अनुसार वैदिक विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर विवेक पाठक सर से निवेदन करता हूं, अनुरोध कर रहा हूं कि आप मंचस्थ समागत अतिथियों का अंग वस्त्रम स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत करें। इस क्रम में सर्वप्रथम इस सत्र के अध्यक्ष वेदादि शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान आचार्य मनोज मिश्र गुरुजी का अभिनंदन अंग वस्त्र स्मृति चिन्ह प्रदान करें। तदुपरांत मुख्य वक्ता आचार्य पतंजलि मिश्र जी का अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत करें। इसके पश्चात सारस्वत अतिथि के रूप में प्रोफेसर जे.एन. त्रिपाठी सर का भी अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित। उपेंद्र नव त्रिपाठी जी, क्षेत्रीय निदेशक, इग्नू, इनका अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत करें। पुनः समवेत रूप से मंचस्थ अतिथियों में सभागार में उपस्थित समस्त विद्वानों का मैं वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं विशिष्ट वक्ता के रूप में प्रोफेसर उपेंद्र नव त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगा कि आप आए और अपना आशीर्वचनों से हमें उपकृत करें। मंचस्थ विद्वज्जन प्रोफेसर जे.एन. त्रिपाठी सर, प्रोफेसर पतंजलि मिश्र सर, डॉक्टर पंकज तिवारी जी और मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री विश्वभूषण और हमारी आज की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्र सर और सभी विद्वज्जन, आप सभी को मेरा प्रणाम। वैदिक विज्ञान केंद्र द्वारा जो आज या विगत 3 दिवस से ये जो परिचर्चा, ये जो सेमिनार कराया जा रहा है, आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वैदिक विज्ञान और साइंस, हम सभी जानते हैं कि भारतीय परंपरा या वैदिक हमारा जो साइंस के माध्यम से बहुत ही रिच रहा है। मैं बेसिकली एक साइंस का विद्यार्थी हूँ, लाइफ साइंसेस का विद्यार्थी हूँ, तो आपसे मैं उन्हीं मुद्दों पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। वेदों के बारे में आप शायद मुझसे बेहतर जानते होंगे, लेकिन जहाँ पर साइंस की बात है, जब क्षितिजल पावक गगन की बात होती है, तो ये पंच तत्व जो हैं, ये एक तरीके से इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करते हैं। जब ये पांचों तत्व
सृष्टि में समान रूप से अपनी उपयोगिता साबित करते हैं, तभी ये इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है। अगर इनमें से एक में भी ऊंच नीच हुई तो बायोलॉजिकल कंजर्वेशन का सिद्धांत भी डिस्टर्ब होता है, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो, वो भी डिस्टर्ब होता है। आज जैसा कि ये हम एक युद्ध की विभीषिका देख रहे हैं, और जैसा आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, अक्सर ये बात करता है कि पिछले एक शतक में, जो पिछले 100 सालों में पृथ्वी का टेम्परेचर 1.1% तक बढ़ चुका है। ये स्थिति शुरू हुई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से, जब पश्चिमी देशों में औद्योगिक क्रांति हुई, उसके बाद से धीरे धीरे कार्बन उत्सर्जन हुआ और धीरे धीरे ये टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, जब विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते मैं इस चीज की विभीषिका को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। 1 डिग्री टेम्परेचर की वृद्धि भी करोड़ों ऐसे जीवाणु और विषाणुओं को पनपने का मौका दे देती है, जो कि इस पूरी पृथ्वी को लेकर के, मतलब जो एक पूरी पृथ्वी को समाप्त करने में उन्हें कुछ घंटे या कुछ दिन लग सकते हैं। कोविड जैसी महामारी आप सभी ने देखी, वो एक दुष्फल प्रयोग का परिणाम हो सकता है, या वो जानबूझ के पैदा किया हुआ एक विषाणु हो सकता है। ये एक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन ये समझने वाली बात है कि अगर हमने अपने वैदिक साइंस या अपनी सनातन संस्कृति के हिसाब से अपना जीवन, आचार व्यवहार अगर अनुपालन नहीं किया, तो वो जरा सा जो टेम्परेचर वेरिएशन है, वो जैसे कि साइंस में 36 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ज्यादातर जीवाणु और विषाणु सक्रिय हो जाते हैं इस टेम्परेचर में। अगर ह्यूमिडिटी, आर्द्रता जिसे आप कहते हैं, अगर वो 60 से 70% से ऊपर है, और इस टेम्परेचर के वेरिएशन में ज्यादातर जीवाणु और विषाणु सक्रिय हो जाते हैं। इसीलिए बारिश के तुरंत बाद बीमारियां पनपना शुरू हो जाती हैं। ये टेम्परेचर वेरिएशन, जो कि हमारा एवरेज पृथ्वी का टेम्परेचर, अगर 1 डिग्री और बढ़ता है तो कई और जीवाणु और विषाणु ऐसे पैदा हो सकते हैं जिससे, जो कि कोविड से भी ज्यादा खतरनाक होंगे। इस मामले में इकोलॉजिकल बैलेंस या सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे मैं पंचभूत तत्व की बात कर रहा था, तो ये पांचों का बैलेंस इकोलॉजिकल बैलेंस को दर्शाता है। जब हम यज्ञ की बात करते हैं तो वो कार्बन न्यूट्रलिटी की बात करता है। जैसे कि यज्ञों का बहुत महत्व है वेदों में, तो आईपीसीसी की मैं फिर बात करूंगा। उनके शोधों के द्वारा, उसके द्वारा दिखाया गया है कि जो आप AQI, आजकल बड़ा फैशन में चला हुआ है पिछले कुछ सालों में, एयर क्वालिटी इंडेक्स, आप रोज सुबह एक मोबाइल में देखते हैं कि आज कितना AQI है। AQI इज बेसिकली पार्टिकुलेट मैटर्स, जो बड़े कण हैं जो वातावरण में आ जाते हैं, जो बेसिकली नाइट्रस ऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड जैसे मुख्य कण हैं, वो आ जाते हैं। तो ये प्रूवन थ्योरी है कि यज्ञों के द्वारा इन पार्टिकुलेट मैटर्स को 51 टू 60% तक रिड्यूस किया जा सकता है। या जब हम अहिंसा की बात करते हैं तो बायोलॉजिकल कंजर्वेशन की बात करते हैं। अहिंसा मतलब किसी भी जीव के प्रति कोई भी हिंसा न की जाए। दिस बेसिकली प्रमोट्स, ये प्रमोट करता है कि हम सह अस्तित्व की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। महाउपनिषद हमें वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी, वसुधैव कुटुंबकम, जब हम पूरी पृथ्वी को अपना एक परिवार मानते हैं, ये ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी है। तो वेद और साइंस आर डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड, पूरी तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। बेसिक बात यह है कि हम साइंस और वेदों को अलग मानकर ना चलें। जैसे कि मैं इग्नू का क्षेत्रीय निदेशक हूं। पिछले 5-6 वर्षों में इस दिशा में इग्नू द्वारा भी कुछ आहुतियां दी गई हैं, थोड़े से कुछ प्रयास किए गए हैं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, या वेदों की तरफ या इससे जुड़ो। हमारे इग्नू में तकरीबन 32 लाख विद्यार्थी इस वक्त एडमिशन लिए हुए हैं प्रेजेंट में। हर साल 3 लाख से ज्यादा डिग्रीज बांटी जाती हैं। उस दिशा में प्रयास करते हुए
पहले एमए इन ज्योतिष स्टार्ट किया गया, इग्नू में शुरुआत की गई। उसके बाद एमए इन वैदिक स्टडीज़, एमए इन हिंदू स्टडीज़, एमए भगवत गीता, वास्तुशास्त्र, सर्टिफिकेट इन वैदिक गणित, इस तरीके के कई प्रयास किए गए। एमए इन वैदिक स्टडीज़ का सेकेंड ईयर का प्रोग्राम पूरी तरीके से विज्ञान और वेद और विज्ञान पर आधारित है। उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है वेदों में सृष्टि विज्ञान, जो सृष्टि से संबंधित विज्ञान है कि सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर के आप हिरण्यगर्भ, आप सभी विद्वज्जन उस वेदों से जुड़ा जो विज्ञान है उसमें आप हमसे बेहतर जानते हैं, लेकिन उसमें वैदिक गणित, वैदिक खगोल विज्ञान, वैदिक ज्यामिति और जो इवोल्यूशन, जिसको आप सृष्टि की उत्पत्ति जिसको कहते हैं, जो डार्विन द्वारा जो थ्योरी बाद में दी गई कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, वो बेसिकली वेदों में सृष्टि की उत्पत्ति से शुरू हुई थी। बाद में वो बिग बैंग थ्योरी और जो इस पूरे यूनिवर्स की उत्पत्ति, ये सारी चीज़ें एक साथ जोड़ करके उसको पढ़ाने के एक इग्नू द्वारा एक प्रयास है। तो आज के टाइम में अगर हम वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन ना करें, दोनों को एक साथ जोड़ कर चलें कि विज्ञान या सनातन धर्म या वेदों की पढ़ाई अलग अलग नहीं है। बेसिकली आई सजेस्ट, मैं अपने सहयोगियों को, अपने जो लेखक हैं, जो इग्नू ज़्यादातर किताबें लिखी जाती हैं, हमारे आचार्य ज़्यादातर वो किताबें लिखते हैं और विद्यार्थियों तक पहुंचाते हैं। तो आई सजेस्ट, और उसमें एक पहल हम लोग शुरू कर चुके हैं कि फाउंडेशन कोर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए कंपलसरी किया गया है, चाहे वो ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हों, बीए, बीएससी, बीकॉम। इसी तरीके से फाउंडेशन कोर्स इन एनवायरमेंट स्टडीज, और वो एक कंपलसरी कोर्स किया जो बीए, बीएससी, बीकॉम, और उसमें वेदों से रिलेटेड जो उत्पत्ति है साइंस की, जो हमारी वैदिक संस्कृति के अनुसार जो उत्पत्ति है, और वो हमारे वेद साइंस को किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि टोटली इंपोर्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन इंडियन टर्म्स। जैसे कि एक शुगर का डेफिनेट एक टेस्ट है, या किसी सिंड्रोम का एक टेस्ट है, चाहे गिलबर्ट सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, आजकल बहुत कॉमन हो गया है। द टॉप लेवल डॉक्टर्स अक्सर उस टेस्ट को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट ओरिजिनेट हुए थे अमेरिकन और यूरोपियन जीन्स पर। वो टोटली, क्योंकि एक ह्यूमन जीन्स का जो टोटल जीन पूल है वो तो कॉमन है, लेकिन उसमें कई ऐसे जीन्स हैं जो एशियाटिक जीन्स, चाहे मंगोलाइड रेस हो या कॉकोसाइड रेस हो, जो यूरोपियन या इधर की जीन्स में बड़ा एक डिफरेंस है। तो वी नीड टू इनकलकेट द साइंस, जो विज्ञान है उसको हमें अपने हिसाब से, अपनी संस्कृति के हिसाब से उसको एक्सेप्ट करने की एक ज़रूरत है। ये एक सेमिनार, उसमें एक पहल है जब ये पर चर्चा चलती है, और वो एक दूरी जो है, जो साइंस के विद्यार्थी और वेदों के विद्यार्थी, एक उसको एक मिलाने की एक पहल, और इस सेमिनार और इसके सभी विद्वज्जनों को मैं बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी को एक आग्रह करता हूँ कि आप भी इस दिशा में एक प्रयास करें, और इग्नू या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा जो किए जा रहे प्रयास हैं, हमारे तकरीबन 388 पाठ्यक्रम हैं, जिसमें साइंस के हर पहलू पर एक चर्चा है। आपको जानकर ताजुब होगा कि सर्टिफिकेट इन जेंडर एंड साइंस, महिलाओं की साइंस में क्या भूमिका है, उस पर भी एक पूरा का पूरा एक पाठ्यक्रम है। वेदों की साइंस में क्या भूमिका, वो तो अलग बात है। तो हर तरीके के, अगर आपसे अनुरोध है कि वो एक हमारे इंटरनेट, हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है वो पाठ्यक्रम, और कभी आप सजेशन के लिए एक नए अध्याय अपने पाठ्यक्रम में जोड़ने के लिए और एक नए ज्ञान के लिए अगर आप उसको विजिट करते हैं, तो दैट विल बी अ वेरी वेलकम स्टेप। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, मेरी तरफ से इतना ही, धन्यवाद। आपके इस ज्ञानवर्धक उद्बोधन से निश्चित हम सब उपकृत हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी क्रम में सारस्वत अतिथि प्रोफेसर जयंत त्रिपाठी सर को सादर आमंत्रित करते हैं, आप आए। मंचासीन विद्वत्गण, प्रोफेसर उपेंद्र नव त्रिपाठी जी, प्रोफेसर पतंजल मिश्र जी, श्री विश्वभूषण मिश्र जी, प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्र जी अध्यक्षता कर रहे हैं।
उपस्थित सभागार में विद्वजन, वेद और वैदिक साइंस के अध्येता सबको मेरा नमस्कार। मैं प्रोफेसर विनय पांडे जी के प्रति बहुत आभारी हूँ जो मुझे यहाँ आमंत्रित किए हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं संस्कृत या वेद का विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और वो भी भूविज्ञान अर्थ साइंसेज का। तो अगर मेरे पीपीटी में कोई वर्तनी से संबंधित अशुद्धि हो तो उसके लिए क्षमा करेंगे। हो सकता है कि मैं कुछ ठीक से कोरिलेट न कर पाऊँ अर्थ साइंस और वैदिक साइंस को, वेद विज्ञान को, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। एक प्रयास है जो मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि वेद सारे विज्ञान वेद में हैं, इसलिए सारे ज्ञान विज्ञान का स्रोत है। उसका अर्थ साइंसेज के रिस्पेक्ट में अवलोकन होना चाहिए, उस पर कार्य होना चाहिए, उसका अध्ययन होना चाहिए, उसमें शोध की अत्यधिक आवश्यकता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद में है और शुरू में ही 7 तत्वों की बात कही गई है। तो मुख्य बात है कि 7 तत्व हैं क्या, ये उसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। और दूसरा है ऋग्वेद में अग्नि अपने तेज से पृथ्वी तट को शब्दायमान करे। तो शब्द कहाँ से आएगा, शब्दायमान कैसे होगी पृथ्वी, इसके बारे में विचार करना चाहिए हमें। अगर शब्द है तो पृथ्वी के अंदर से शब्द कैसे होगा। अभी पृथ्वी का जो मोशन होता है पृथ्वी के अंदर, हम शब्द उसका सुन नहीं सकते, फिर भी अभी जो रिसेंट साइंस है उसके वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड करता है। तो इसका मतलब कि जो अभी हो रहा है, हमारे ऋषि मुनि जो वैदिक मंत्रों के दृष्टा थे वो पहले से जानते थे कि शब्द यहाँ से उत्पन्न होता है। दूसरा है पृथ्वी, वेदों में 3 पृथ्वियों की बात है। हम तो एक ही पृथ्वी देख रहे हैं, लेकिन ये विचार करने की आवश्यकता है कि 3 पृथ्वी है क्या, और जिसमें सविता, अग्नि, वायु, आदित्य तीनों आकाशों और तीनों पृथ्वियों को व्याप्त करते हैं, ये लिखा हुआ है। फिर दूसरा आता है कि पृथ्वी समुद्र से उत्पन्न हुई। तो जो साइंस का थ्योरी है सबसे पहले कि आग का गोला था, पृथ्वी सूर्य से निकला और गैसियस फॉर्म में था, धीरे धीरे ठंडा हुआ, चारों तरफ द्रव हुआ, द्रव से फिर वो सॉलिडिफिकेशन होके जो वर्तमान स्वरूप है धीरे धीरे उत्पन्न हुआ। इसके साथ ही ये भी, तो इसलिए सलिल मग्न कहा गया है। दूसरी चीज है कि अगर वो गैसियस था तो इसका मतलब कि तापमान बहुत अधिक था, तापमान अधिक था, धीरे धीरे तापमान या वो उष्मा, वो ऊर्जा कहाँ गई, कैसे जा रही है, इस पे विचार करना है। अब जरा सा ये वेद में इस तरीके के कुछ मंत्र हैं। उसके बाद से भूगर्भ शास्त्र कहता है कि सौरमंडल से गैसी गोले से उत्पन्न हुआ, घूर्णन और परिक्रमण दोनों, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, वो सूर्य के अनुसार है। लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पन्न हुई, ये साइंस कहता है। पांडे सर अभी कितना बहुत पहले बता रहे थे, इस सब का ये बिग बैंग थ्योरी कहता है कि इस समय उत्पन्न हुई। और पृथ्वी पे 3.96 अरब वर्ष पुरानी, सबसे पुरानी अर्थ जो चट्टान है उसका रिफरेंस है, कनाडा में डेट उसका आयु जो है निर्धारित की गई है। अब थोड़ा सा साइंस के दृष्टि से हम लोग देख लें कि अर्थ का क्या स्ट्रक्चर है। तो सबसे ऊपर में ओनली 3 लेयर मानी जाती है, जो वहाँ वेद में 3 पृथ्वी कही गई थी। क्या ऐसा तो नहीं कि ये 3 पृथ्वी ये है, एक है ऊपर, सबसे ऊपर क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। फिर जो है इस क्रस्ट को भी बांटा गया है, मेंटल को 3 भाग में बांटा गया है, कोर को 2 भाग, 3 भाग, कोर को 2 भाग में बांटा गया है।
जो दाहिने तरफ है, यहाँ जो रिसेंट स्ट्रक्चर है राइट साइड में, इसमें 7 लेयर हैं। तो ऐसा तो नहीं कि वो जो सप्तधाम या 7 हमारे ऋषि देख रहे थे या कह रहे थे, वही तो नहीं है, क्योंकि सारे का अलग अलग एनर्जी लेवल है, सारे में अलग अलग टेम्परेचर है। तो ऐसा तो नहीं कि उसको वो लोग इंगित कर रहे थे। तो वेद के मंत्रों का कैसे इंटरप्रिटेशन किया जाए, कैसे इंटरप्रिटेशन किया जाए, ये जरूरी है। इसमें जो आउटर कोर है, नीचे से ऊपर से चलें, एकदम ऊपर क्रस्ट जो है वो बहुत लगभग 33 किलोमीटर सरफेस से 33 किलोमीटर गैप तक है जिसकी थिकनेस, और उसके नीचे मेंटल है। मेंटल में भी कभी 2 भाग कभी 3 भाग होता है। बीच वो एक ट्रांजिशन जोन है, लोअर मेंटल अपर मेंटल। फिर आउटर कोर अभी भी लिक्विड है, वो द्रवीय अवस्था में है। फिर टेम्परेचर की बात करें तो हर जगह पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। साइंस में आप जैसा कि जानते हैं, ऑब्जर्वेशन जो है एक ही नहीं मिलता है, कई बार रिपीटिशन करने पे अलग अलग ऑब्जर्वेशन आता है। तो केंद्र में यहाँ भले ही 5500 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है सबसे केंद्र में, लेकिन कहीं कहीं 7000 से अधिक डिग्री सेंटीग्रेड का भी रिपोर्ट होता है, 7200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो केंद्र में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, ऊर्जा है। उस ऊर्जा का धीरे 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 ऊपर की तरफ आना है, और कैसे आएगा ये सोचना है, ये कैसे हमारे ऋषि देख रहे हैं। अब वेदों में जो वर्णित है डिफरेंट लेयर्स, 7 धामों वाली पृथ्वी पर पादक्रमण किया विष्णु भगवान ने। तो ये 7 धाम, ऐसा तो नहीं कि ये पृथ्वी की जो 7 लेयर्स हैं डिफरेंट, उसके लिए इंगित कर रहा है। दूसरा है सायण उसे 7 छंद मानते हैं। इसके अलावा ये जो डिफरेंट, और इसके अलावा जो इसमें विष्णु का यह पराक्रम जो लिखा गया है, इसमें 7 ऊर्ध्व और 7 अधो भाग कहा गया है। तो जो पृथ्वी के 7 लेयर हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके तरफ इंगित कर रहा है वेद। और जो 7 ऊपर हैं, जो एटमॉस्फेयर है, उसको जब जो वर्तमान साइंस लैप्स रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ हाइट, इसके रिस्पेक्ट में जब बात करता है, तो सबसे नीचे वाली लेयर को ट्रोपोस्फीयर, फिर ट्रोपोपाज, स्ट्रेटोपाज, मीजोस्फीयर, मेजोपाज, और थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर कहता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस जो ऊर्ध्व वाले 7 हैं, 14 लोकों में बताई गई है, तो ऊर्ध्व वाले हैं वो 7 लेयर एटमॉस्फेयर के हैं, और जो अधो नीचे वाले जो है 7 लेयर हैं, उसको जो वर्तमान अभी साइंस कह रहा है वो है। तो हमको सोचना चाहिए वेद को और साइंस को मिला के। अब ये जो 3 प्रकार से रखा पाद उन्होंने, तो यही जो मेन जो मुख्य लेयर हैं, क्रस्ट मेंटल कोर, इसको क्या वेद कह रहा है क्या। उसके बाद से ये जो षड्विधा, वो जो पृथ्वी के 7 लेयर हैं, कहीं कहीं उसमें जो एक ट्रांजिशन जोन है, कहीं कहीं नहीं मिलता है। तो ऐसा तो नहीं कि तब अगर नहीं मिलेगा तो 7 से 1 कम होकर 6 हो जाएगा। तो ये जो षड्विधाना शब्द है, उसके लिए तो नहीं है। तो इस तरीके से जो पृथ्वी के अंदर स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा वेद में, हमको ऐसा लगता है कि वेद में इसको इंगित किया गया है। अब जरा सा उस पृथ्वी के अंदर की उष्मा की देख लें कि उष्मा के क्या लेयर है। पृथ्वी के सरफेस पे एकदम 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 40 किलोमीटर के आसपास 870 डिग्री सेंटीग्रेड हो जा रहा है, और एकदम नीचे पृथ्वी के कोर में केंद्र में 7200 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरे फिगर में 5500 था। तो डिफरेंट एस्टिमेट है साइंस का। तो अगर हम 7000 माने तो इसमें जो शुभ्र वर्ण आ रहा है, शुभ्र वर्ण और विलक्षण 3 तेज, तीनों भूमियों में प्रसिद्ध है। ये फिजिक्स का नियम है कि जैसे जैसे किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो सबसे पहले वो रक्त लाल रंग का दिखाई देता है, फिर उसके बाद से नीला या ये बढ़ता जाता है,
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तब तब वैसे वैसे वो सफ़ेद, उससे उस सफ़ेद रंग वो दिखाई देगा, उष्मा उस तरीके की दिखेगी। तो ऐसा तो नहीं कि ये जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है उससे सफ़ेद या शुभ्र किरणें निकल रही हैं, उसके लिए कहा गया है। इसके बाद इसमें जो अत्यंत वेग और कंपन की बात है, उस समय हमारे ऋषियों ने देख लिया था, जान लिया था कि कंपन है और पृथ्वी के अंदर वेग है। वेग है मतलब वो वेग, ये जो टेम्परेचर है उसके चलते बहुत सारी उसमें धाराएं चलती हैं, तो उसके अंदर जो धाराएं चल रही हैं उसके लिए क्या, वो तो वेगशील होगी और उससे बहुत सारे कंपन निकलते हैं। ये इस तरीके का है। पृथ्वी के अंदर डिफरेंट कन्वेक्शन करेंट्स चलते हैं अंदर, उसी के द्वारा जो एकदम केंद्र में उष्मा है वो धीरे 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 सरफेस पे आती है। तो कहीं, और उसको अग्निगर्भा पृथिव्या कहा गया है। तो ये जो है अग्नि, उनको पता था कि पृथ्वी के केंद्र में अग्नि है, और इसके अलावा वो कहते हैं, हे अश्व तू पृथ्वी को कुरेदता हुआ अग्नि खोज। तो इस तरीके से उनको पृथ्वी के केंद्र में अग्नि है ये पता था, जो कि आज साइंस कह रहा है कि इतना टेम्परेचर है। और इस तरीके से पृथ्वी को अग्निवासा भी कहा गया है। और ये कन्वेक्शन करंट है, ये जो ऊपर ये जो ट्रेंच या लिथोस्फीयर लिखा गया है, इसके चलते, इसी के मूवमेंट से, इसे जो कन्वेयर बेल्ट जैसे ये मेंटल काम करता है, वो पृथ्वी का ऊपरी भाग ये चलता रहता है, इसी से अर्थक्वेक आते हैं। अब अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक से रिलेटेड, भूकंप से रिलेटेड बहुत सारा लिखा गया है वाराह मिहिर और बिल्लाल सेन द्वारा। बिल्लाल सेन का ग्रंथ है अद्भुत सागर, अद्भुत सागर में, और इनका वाराह मिहिर के ग्रंथ में लिखा गया है। तो उसका क्लासिफिकेशन भी किया गया है, आदि वैज्ञानिक अवलोकन वर्गीकरण। इसमें जो क्लासिफिकेशन है, ये जो अभी सर बता रहे थे कि 5 तत्व है महाभूत, उसमें से जो 3 तत्व हैं उनके कॉम्बिनेशन, बैलेंस डिसबैलेंस से अर्थक्वेक आने की बात वराह मिहिर ने कही है। इसमें वायु से आएगा तो वायव्य, अग्नि से आएगा तो आग्नेय, जल से आएगा तो जलज। और इतना ही नहीं, उस समय जो है बाद के साहित्य में उसका क्लासिफिकेशन है, कौन कौन अर्थक्वेक वायव्य है, आग्नेय है। जो मॉडर्न साइंस में आग्नेय शैल या भूकंप, वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन से भी अर्थक्वेक आते हैं। और पृथ्वी जल के अंदर जो आते हैं, इसके लिए डिफरेंट, यहाँ माइथोलॉजी की, पृथ्वी वो वो गज थे, गज 4 गज पे रुका हुआ है, या ये शेषनाग थे जिस पे विष्णु विश्राम करते हैं, उनके थोड़ा हिलने जुलने से अर्थक्वेक आता है, ये पहले था। अब वायव्य भूकंप, इसका जो भूकंप आता है, ये इसका जो है डिफरेंट क्लासिफिकेशन भी है कि ये क्या क्या करेगा। इसके इफेक्ट से ड्रॉट, डिजीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स, ये सब होगा। और ये जो है कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑन टू द ग्राउंड, ये सब होता है। उसी तरीके से आग्नेय भूकंप जो होता है, इससे ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, पर्टिकुलरली सफरिंग फॉर एनिमल्स। फिर उसके बाद से जलज भूकंप, अगर समुद्र के अंदर आता है भूकंप तो सुनामी निकलती है, सुनामी होती है, जो कि वेदों में इसका वर्णन है। दूसरा चीज है कि इसके अलावा इसमें क्लासिफिकेशन है कि
कौन सा भूकंप किस दिशा में आएगा, किस नक्षत्र में आएगा। जैसे वायव्य के लिए लिखा गया है, हो सकता है कि बाराहमिहिर चूंकि उज्जैन के थे तो उज्जैन को सेंटर मान के पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की बात किए हों, तो वायव्य के लिए कहा गया है कि ज़्यादा वो उत्तर में आएगा। तो जो हिमालयन बेल्ट है हमारा, वहाँ भूकंप आने की बात कही गई हो। जलज के लिए क्या कहा गया है कि पश्चिम में आएगा, तो द्वारका जो है कोई भूकंप आया हो, वो चला गया हो समुद्र के अंदर, तो इस तरीके का बात है। तो इसको देखने की जरूरत है। इसके अलावा नक्षत्र, साइंस में जो नक्षत्र, जो यहाँ नक्षत्र की बात हो रही है, तो हर ग्रह या हर जो सेलेस्टियल बॉडी है वो डिफरेंट तरीके का गुरुत्व आकर्षण लगाता है, या उसका ग्रेविटी है वो अपना वो खींचता है। तो ये जो उसका आकर्षण है, जैसे हम दोपहर में देखें, समुद्र के किनारे जाएं, समुद्र के किनारे जाएं तो दोपहर में समुद्र का जल स्तर उठ जाता है जब सूरज एकदम ऊपर आता है, इसका मतलब कि सूरज उधर से खींच रहा है। इसी तरीके से जो डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज की पोजीशन होती है, उसके अनुसार पृथ्वी पर लगने वाले बल के चलते हो सकता है कि पृथ्वी के अंदर, रॉक्स के अंदर डिस्ट्रक्शन जल्दी से हो जाता है। इसीलिए डिफरेंट टेरेस्ट्रियल एंड सेलेस्टियल साइंस, जिसको निमित्त और शकुन भी कहा जाता है वाराहमिहिर के यहाँ, तो ये है डिफरेंट। तो हमें ज़रूरत है एनालिसिस करने की, जो वर्तमान में अर्थक्वेक आ रहे हैं उस अर्थक्वेक डेटा को लेकर, और उसके अनुसार जो सेलेस्टियल पोजीशन है डिफरेंट ग्रहों की, उसको लेके हमको एनालिसिस करना चाहिए कि ये सेलेस्टियल पोजीशन होने पर इस तरीके का अर्थक्वेक आ रहा है, उसका मैग्नीट्यूड इतना है, इतना इंटेंसिटी है, जिससे कि अभी भी साइंस प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहा है। यहाँ साइंस की कमी है, क्योंकि इसके अलावा जब अर्थक्वेक आता है तो डिफरेंट तरीके की गैसेज निकलती हैं, रेडान, कार्बन डाइऑक्साइड उसके पहले से निकलने लगती हैं। साइंस के कुछ पेपर्स इस पे हैं जिस पे कहा जाता है कि हम प्रिडिक्शन कर सकते, लेकिन प्रिडिक्शन तब तक नहीं है जब तक कि आप एग्जैक्ट टाइम, लोकेशन और इंटेंसिटी तीनों चीज ना बता दें कि कितना बड़ा भूकंप होगा, किस जगह होगा और किस टाइम। अगर हमसे कहा जाए कि अगले 10 साल में बनारस में भूकंप आएगा, कोई यहाँ से छोड़ के जाने वाला नहीं है, कोई यहाँ से नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये बता दिया जाए कि कल आएगा 10 बजे, तो सारे लोग शहर छोड़ देंगे कि बचे रहे। तो ये जरूरी है सही समय, स्थान और कितना बड़ा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा, ये तभी, और जबकि उस समय हमारे ऋषि मुनि अपने एनालिसिस से जानते थे, तभी उन्होंने कैटेगराइज किया। अगर नहीं जानते, अब उनका ऑब्जर्वेशन नहीं होता, तो कैटेगराइज कैसे करते। और डिफरेंट जो चार आप बता रहे हैं, चार जो है क्लासिफिकेशन, वरुण, इंद्र, अग्नि और वायु, ये चार कैटेगरी जो है यही कह रहे हैं। लेकिन अभी भी कुत्ते या पशु पक्षी के ऑब्जर्वेशन को लेकर हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। मुख्य बात यह है, उसके लिए जरूरी है जो वेद में ज्ञान है उसको मॉडर्न साइंस से कोरिलेट करने की। और जो पिछले 100-200 वर्षों में जो अर्थक्वेक बड़े आए हैं, डिस्ट्रक्टिव हैं, उनको और उस समय के सेलेस्टियल पोजीशन को लेके अगर कोई इन्फरेंस निकलता है तो उस पर काम करने की ज़रूरत है, यही मैं कहना चाहता हूँ। और सेलेस्टियल पोजीशन की इंडिकेटर्स। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, आपके इस ज्ञानवर्धक व्याख्यान से हम सभी लोग लाभान्वित हुए। अब मैं इसी क्रम में शोध पत्र प्रस्तुता डॉक्टर कुंज बिहारी शर्मा, नई दिल्ली, आप आए मंच पर और अपना शोध पत्र प्रस्तुत करें। नमः सभाभ्य सभापतिभ्यश्च मंचासीन समस्त गुरुजन और यहाँ पर विद्यमान सभी गुरुजनों को मैं प्रणामांजलि प्रणाम करते हुए आप सभी को बहुत संक्षेप में, बहुत अल्प समय में कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा कार्य, मेरे से पूर्व गुरुजी ने जो भी चर्चा रखी वो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया, और कई बार जो होता है वो बेहतर होता है। मेरा शोध पत्र का प्रस्तुतिकरण पिछले वाले सत्र में था, पर इस वाले में हुआ, मैं इसका सौभाग्य समझ गया कि ये इसमें क्यों होगा, क्योंकि जो बात में चर्चा करना चाह रहा था गुरुजी ने उस पर पूरा फोकस डाल करके उसको रख दिया। तो हमारे यहाँ पर जो है
कल यहाँ चर्चा हुई कि पर्यावरण शब्द आता है कि नहीं आता है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि मैं उतना विषय विद्वान नहीं हूँ, लेकिन ये कहूंगा कि ज्योतिष में पर्यावरण जो है वो त्रिविध बताया गया है, भौमांतरिक्ष द्यू, तीनों को मिला लीजिए, पूरा पर्यावरण ज्योतिष के माध्यम से हो जाएगा। और इसलिए तीनों प्रकार की जो चर्चा है वो वहां पे की गई, त्रिविध उत्पाद के रूप में भी की गई है। और उसको आपने जो नाम दिया महर्षि बल्लाल सेन का, उन्होंने उसको अद्भुत का नाम दे दिया, और सही बात है। पहले क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, तब उससे उत्पाद डिसाइड करना है या क्या डिसाइड करना है, ये सेकेंडरी मैटर होना चाहिए। और इस संबंध में रिसर्च होते आए हैं, रिसर्च होते हैं गुरुजी इसलिए क्योंकि महर्षि गर्ग से लेकर के वशिष्ठ से लेकर के सभी का कोट, वराहमीर से लेकर के बल्लाल सेन तक, सब ने एक दूसरे का कोटेशन काम में लिया, यानी उन्होंने उनका डेटा भी काम में लिया है। और उसी संबंध में कुछ डेटा, आपने जो भी भूकंप की चर्चा की गुरुजी, तो मेरा शोध प्रबंध भौमांतरिक्ष उत्पाद की ज्योतिष शास्त्रीय इस विषय पर ही था, तो मैंने वहां पर शोध प्रबंध में तो कुछ छोटा मोटा कार्य वहां पर किया ही है, लेकिन मैं उस संबंध में यहाँ पर ये जो पीछे फिगर आपको दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ये अभी वर्तमान का अर्थक्वेक का साइन है, जो अभी इस वर्ष फरवरी में 17 तारीख को सूर्य ग्रहण था और 3 तारीख को चंद्र ग्रहण था। और हमारे यहाँ पर ग्रह चार से संबंधित विषयों से सुस्पष्ट होता है कि ज्योतिष शास्त्र कितना वैज्ञानिक है, और इसकी चर्चा संगीता भाग में आती है। और संगीता जो है वो हमारे लिए अभी तक पूरी तरह से ऑब्जर्वेटरी है, खुला हुआ है, जिसके रहस्य बहुत कुछ भी हुए नहीं है। तो उसमें से ये डेटा है गुरुजी, यहाँ पर हमारे पास आता है कि ग्रहण काल के आसपास में उत्पाद सबसे ज्यादा होते हैं, ये उसका डेटा है। और ये जो डेटा है आपका 18 तारीख का, 17 को ग्रहण हुआ और 3 को हुआ, इसका मैग्नीट्यूड लेवल जो है वो आप इस समय से 15 दिन में जो मैग्नीट्यूड लेवल था इनका, वो 7 से ज्यादा का मैग्नीट्यूड था, जो एक आया था रशिया के पास, लेकिन नुकसान नहीं हुआ, क्षति नहीं हुई है, लेकिन भूकंप हुआ। और ऐसे में ही 2 क्वेक्स जो है वो 6 मैग्नीट्यूड से कम के थे हमारे पास में, बाकी उसके नीचे की अब चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं आपसे। दूसरा गुरुजी, इसमें मंगल, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन ग्रहों को सबसे ज्यादा उत्पाद कराने के अंदर कारक और प्रभावकारी माना गया है सबसे ज्यादा। तीसरी बात गुरुजी, इसके अंदर मंगल से वित्त होकर के सप्तम चंद्रमा या अष्टम चंद्रमा, उसको सबसे ज्यादा योग कारक माना गया है। तो इन दोनों उत्पादों के अंदर, और अंगारक योग, सूर्य मंगल की युति, पंचग्रही योग, 17 तारीख वाला जो ग्रहण है उसके अंदर पंचग्रही योग बना हुआ था, और 3 तारीख वाले के अंदर अंगारक योग बना हुआ है। और मंगल की सप्तम विद्य दूरी भी है, अष्टम नहीं है। यदि अष्टम होती, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं ज्योतिष के माध्यम से कि ये मैग्नीट्यूड लेवल 7 से ऊपर भी जा सकता था। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। दूसरा गुरुजी, मैं आपके विषय में थोड़ा सा इसको इंटरप्रेट आगे बढ़ाऊंगा। जो आपने अपर लेयर की बात की थी हमने, तो उसमें जो ट्रोपोस्फीयर है जो 0 से 12 किलोमीटर तक का है, हमारे पास संहिताओं में जिसको उत्पाद में संध्या, दिग्दाह, निर्घात, इन सब चीजों को वहां पे वर्णित किया गया है, उसमें गंधर्व नगर इत्यादि को, वो सब ट्रोपोस्फीयर का, जो मैंने जितना अध्ययन किया और देखा, वो केवल वहां तक की है, उसके ऊपर की चर्चा नहीं है। इसमें भी गुरुजी हमारे पास में जो है केवल निर्घात, प्रति सूर्य, गंधर्व नगर दर्शन और उल्का दर्शन, इन सब का अभी तक हमारे पास कुछ डेटा महाभारत में, पुराण में, युद्ध के समय किसी कंस के वध में यहाँ पर उत्पाद उपलब्ध है, लेकिन संध्या, दिग्दाह, इसका डेटा अब हमारे पास नहीं है। इसे हम लोग देख करके क्रिएट करके बना सकते हैं। जैसे पिछले महीने भी या भी कुछ दिन पहले भी शाम के समय जो है अचानक से दिग्दाह का कुछ देर का लक्षण जो बताया, उस पर प्रतिभूति हुई थी। और ये कहिए कि इसमें जो भी एकदम से मौसम का परिवर्तन, पश्चिमी विक्षोभ जो भी आया, एकदम से बारिश अभी भी अलर्ट है 4 दिन का, यहाँ पर भी ज्योतिष अपना सहयोग प्रदान कर सकता है। धन्यवाद। इसी क्रम में वेद विभाग संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के पूर्व अध्यक्ष आचार्य पतंजलि मिश्र जी से को आमंत्रित करते हैं कि आप आएं और अपने आशीर्वचनों से हमें मार्गदर्शित करें। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च, नमः प्रवरेभ्यो वरेभ्यश्च। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया वैरिवो भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री
गुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। आज अत्यंत आनंद का विषय है। वैदिक विज्ञान केंद्र में बहुत दिन बाद आने का अवसर प्राप्त हुआ। आचार्य विनय पांडे जी का यह प्रकल्प, बहुत बहुत आपका पहले, सबसे पहले आपका अभिनंदन। और इस सत्र के अध्यक्ष हमारे अत्यंत वैदिक वेद विषय के प्रतिष्ठित आचार्य मनोज मिश्र जी बैठे हुए हैं अध्यक्ष के तौर पर। इनका भी बहुत बहुत इनका अभिनंदन करते हुए, और साथ में इस सत्र में आचार्य उपेंद्र नाथ त्रिपाठी जी ने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। आचार्य जैन त्रिपाठी जी ने अभी भूकंप विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। और अभी भी लाल बहादुर केंद्रीय विद्यापीठ से आए हुए आचार्य हमारे यहाँ के विद्यार्थी रहे, उन्होंने भी बड़ा अच्छा व्याख्यान प्रस्तुत किया। और हमारे सामने दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हमारे आचार्य ओम प्रकाश पांडे जी का मैं बहुत बहुत आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत दिन बाद आपका दर्शन हुआ और बड़ा उत्साह हुआ आपको देख करके। कुछ बोलने का मन कर रहा है, क्या बोलता हूँ पता नहीं। किसी ने कहा कि भाई वहाँ विज्ञान के बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, तो हमने कहा, ठाकुर जी से कहा हमने कि भाई तो वहाँ बोलना होगा तो क्या बोलेंगे। तो ठाकुर जी ने कहा तुम जाओ, हम बोलेंगे। तो हमने कहा ऐसी बात है तो अब क्या चाहिए। तो जो ठाकुर जी बोलेंगे वो जाने, मैं नहीं जानता। 10 मिनट कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ, उनके जैसा भी उनका आदेश है। क्या अध्ययन की जो परंपरा है, अध्ययन की 2 परंपरा। एक परंपरा है सूचना परक अध्ययन, दूसरी परंपरा है ज्ञान परक अध्ययन। ये जो ऋषि परंपरा, भारतीय परंपरा रही अध्ययन की, अध्ययन विज्ञान की परंपरा जो रही भारतीय परंपरा, वो दोनों ही एक साथ हुआ करती थी। ऋषियों को सूचना भी हुआ करती थी और ऋषियों को ज्ञान भी हुआ करता था। बाद के कालांतर में क्या हुआ कि जो सूचना वाली परंपरा है, सूचना को आधार बना के जो अध्ययन करने की परंपरा है, इसको विदेश ने ले लिया, पाश्चात्य ने ले लिया। और ज्ञान को आधार बना के अध्ययन की परंपरा है, इसको भारत ने अपने पास रखा। ये चला, बहुत दिन तक चला। अब इधर भी ये स्थिति बन रही है आचार्य मिश्र जी, जिससे चिंता होती है कि अब सिर्फ और सिर्फ सूचना को आधार बना के ही अध्ययन हो रहा है इस समय, जो कि ये एक ठीक संकेत नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं, आचार्य मनोज जी मिश्र ऐसे लोग हैं जो कि ज्ञान और सूचना को दोनों को लेकर चल रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग, गिने चुने लोग हैं। ये चिंता का विषय है। जबकि होना ये चाहिए भारतीय परंपरा में कि सूचना भी होनी चाहिए और ज्ञान भी होना चाहिए। जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन नहीं, मास्टर ऑफ वन। सभी विषय में हमारे हनुमान जी भी आए हुए हैं। इनको बहुत हमारे आत्मीय है हनुमान मिश्र जी, प्रोफेसर हनुमान मिश्र जी। बहुत लोग हैं, सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, क्षमा करेंगे। आचार्य हमारे कुलपति जी दुबे जी बैठे हुए हैं। छोड़ करके पूर्व कुलपति आचार्य देवी प्रसाद त्रिपाठी जी भी यहाँ बैठे हुए, सभी बैठे हैं। सबका अभिनंदन करते हुए, समय बहुत कम है, थोड़े में कुछ बात कह दूं जिससे कि जो हो पाए, फिर कभी अवसर होगा तो फिर जैसा आदेश। तो ये अध्ययन का क्रम चला, सूचना और ज्ञान को लेकर के चलने लगे लोग। बाद में फिर जो है, अब आवश्यकता क्या है इस समय, हमारा जो विषय बनाया, अभी बैठे यहाँ मन हुआ क्या कहें। हमने कुछ ऐसी बातें हो जो कि कुछ हमारे विद्यार्थियों को कुछ बातें मिले। आचार्य तो सब जानते ही है, तो एक मन में बात है कि वैदिक आचार एवं संस्कार विज्ञान, इस पर थोड़ा कुछ कहा जाए। वैदिक आचार एवं संस्कार विज्ञान, इस पर कहा जाए। इसमें सबसे पहले ये जानने का विषय है कि विज्ञान विषय क्या है। जो ये भूत चढ़ा है विज्ञान वाला, वैदिक विज्ञान का जो भूत है, ये विज्ञान विषय है क्या, इसको खूब समझना पड़ेगा। हनुमान जी, इसको खूब समझना पड़ेगा। है क्या कि 3 तरह का क्रम बनता है। जैसे हम मंत्र पढ़ते हैं, तो मंत्र जो मैं बोलता हूं वो एक तरह का सूचना हो गई हमको। हरि ओम ईखेत्वोर्जेत्वा वायवस्था देवो वाहा सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमा। कहाँ कैसा स्वर होगा, कैसा बोलना है, ये एक तरह की सूचना हो गई। आचार्य ने आपको सूचना दे दी। अब इसके बाद, इस सूचना के बाद, इसको जो है जब आप प्रयोग में लाते हैं तो उसी को बोलते हैं विज्ञान।
श्रौत याग के प्रयोग में जब लाते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं विज्ञान। और प्रयोग में आने के बाद जो उसकी फलश्रुति होती है, जो आपको अनुभव होता है, वो है ज्ञान। तो विज्ञान का सूचना, ज्ञान, सूचना, विज्ञान और तब ज्ञान, ये क्रम है। और ये इसकी बड़ी आवश्यकता है वैदिक विज्ञान की, कि हमारे यहाँ इस वैदिक विज्ञान केंद्र में एक बहुत ही कर्मठ, बहुत ही ऊर्जा संपन्न आचार्य आए हुए हैं। और हमको लगता है कि यह कार्य आगे बहुत अच्छा होने वाला है, सब बहुत कुछ, क्योंकि हमको विज्ञान में परिणत करना है सभी विषयों को। हमने पढ़ तो लिया वृद्धदादीच अदें गुणः इको गुण वृद्धि न धातु लोप आधातु के किंगिति च इत्यादि हमने पढ़ लिया। सुन के आप आश्चर्य करेंगे, उच्चारण विज्ञान की स्थिति क्या, संस्कार विज्ञान। संस्कार विज्ञान में 3 तरह के संस्कार की स्थिति बनती है। एक तो शरीर का संस्कार होना चाहिए, दूसरा वाणी का संस्कार होना चाहिए, और तीसरा आत्म तत्व भीतर का जो मन अंतःकरण चतुष्टय है, इसका संस्कार होना चाहिए। अगर ये संस्कार कंप्लीट जब होगा तो आप किसी कार्य को जब करेंगे तो उसका अदृष्ट बनेगा। और नहीं अगर होता है, कोई भी एक इसमें गड़बड़ अगर होता है, तो फिर वो बात बनती नहीं। और वाणी के संस्कार की क्या स्थिति है, थोड़ा सा झलक दिखा रहा था, ध्यान देंगे। एक अ को 18 प्रकार से बोला जाता है। एक अ को 18 प्रकार से बोलते हैं। और मानुषी प्रयत्न करके अगर आप कोशिश भी करेंगे बोलने की, तो आप 10 प्रकार के अ बोल सकते हैं। बहुत करेंगे 12 प्रकार के अ आपके मुंह से निकल जाएगा, बाकी का 6 प्रकार का अ नहीं निकलेगा। क्योंकि अ जो है अक्षर ब्रह्म है, ब्रह्म रूप है। ब्रह्म ऐसे नहीं पकड़ाता है। यमई वही सब रुड़ते थे न लभ्या, वो ब्रह्म जब आपको पकड़ेगा तब आप पकड़ पाएंगे, आप नहीं पकड़ सकते उसको। तो क्या करना फिर, इसीलिए कहा गया ब्राह्म मुहूर्त पकड़ना पड़ेगा। ब्रह्म को पकड़ना है ना, तो ब्राह्म मुहूर्त पकड़िए, ब्रह्म गायत्री पकड़िए, और रोज ब्रह्म गायत्री का जब जप करेंगे तो भीतर से आपके ऑर्गन्स जो है डेवलप होंगे, तब वो बाकी के जो अ है अपने आप पकड़ लेंगे और वो गायत्री पकड़वाएगी फिर। तो आध्यात्मिक सब खेल है यहाँ पे। वेद का जो अध्ययन है, उच्चारण का जो विज्ञान है, इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। कौमुदी का संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, ये सब पढ़ना पड़ेगा। हमको कुछ प्रातिशाख्य पढ़ने पड़ेंगे, तब हम ठीक उच्चारण कर पाएंगे, नहीं तो समस्या हो जाएगी। तो एक तो वाणी का संस्कार, दूसरा शरीर का संस्कार। शरीर के संस्कार के लिए आज बहुत समस्या है, क्षमा करेंगे। यात्रा हमारी भी होती है, मैं भी देखता हूं हर जगह, छोटे बड़े जगह पर जाकर के खान पान अशुद्ध हो रहा है। खान पान अशुद्ध है, और बाकी जो है बहुत सी चीजें अशुद्ध हैं। क्या क्या मैं बोलूँ आपको। 10 किलो चावल, विचार कीजिएगा, बाजार में आया 5 किलो चावल जो है आचार्य विनय पांडे जी के यहाँ बन रहा हो, और 5 किलो चावल जो है ऐसे व्यक्ति के यहाँ बन रहा हो जहाँ की रोज जो है हत्या करके पैसा आ रहा है। तो खाने की बात होगी तो कहाँ खाना पसंद करेंगे हम आचार्य विनय पांडे जी का खाना पसंद करेंगे, उस व्यक्ति का नहीं खाना पसंद करेंगे। क्यों कि किसमें, अन्न में दोष नहीं होता है, दोष होता है वृत्ति में। आपकी वृत्ति कैसी हो रही है, तो इसको खुद ठीक करना पड़ेगा। संस्कार शरीर का हमारा ठीक हो, इसके लिए बहुत से विषय है, और फिर हम कभी इससे बातचीत करेंगे। तो वाणी का संस्कार और शरीर का संस्कार, इसके अलावा तीसरा जो संस्कार है अंतःकरण चतुष्टय का संस्कार, ये भी विज्ञान का विषय है। इसके लिए हमको सांख्य पढ़ना पड़ेगा। एक बात कहते, इस विषय में कहते चलूं, है क्या कि समस्त संसार को नियमित करने के लिए वेद बनाए गए। और वेद का जो है शास्त्र क्यों बनाया गया, शास्त्र क्या आया, 6 शास्त्र क्यों बनाया। 6 शास्त्र इसलिए बनाया आचार्य दुबे जी, ध्यान देंगे। मात्र पढ़ने जैसा 3 ही विषय है, चौथा कोई विषय नहीं पूरे ब्रह्मांड में। पहला विषय क्या है, यह शरीर। दूसरा विषय क्या है, ये जगत। पंचकर्मेंद्री पंच ज्ञानेंद्रियों का जो संघात यही तो शरीर है, और ये पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रियों का संघात शरीर है, और ये इंद्रियों का जो विषय है यही जगत है। आंख से जो दिख रहा है वो जगत है, कान से जो सुन रहे हैं वो जगत है, जो सूंघ रहे हैं वो जगत है, सब ये जगत है। तो जगत पढ़ने का विषय है, ये शरीर पढ़ने का विषय है, और जिस पर ये सब पूरा डिपेंड कर रहा है आत्मतत्व, वो पढ़ने का विषय। इसके अलावा कोई तीसरा पढ़ने का विषय नहीं। और तीनों विषय को पढ़ाने के लिए ऋषियों ने बड़ी भारी बात कर दी। आज मेडिकल साइंस क्या करता है, न्यूरो सर्जन हो गया है ना, यूरोलॉजी का पंडित अलग हो गया है ना, नेफ्रोलॉजी का अलग पंडित हो गया, कई विषय लगा दिए। जबकि हमारा एक वैद्य होता था, स्पर्श करता था आचार्य मिश्र जी, और बता देता था कहाँ क्या प्रॉब्लम है, और आपको दवा दिया और आप ठीक होते थे। तो हमारे यहाँ इतना फैला दिया कि आदमी उसी को उलझ के रह गया। जबकि वैदिक विज्ञान की बड़ी आवश्यकता है, फिर वापस आना पड़ेगा हमको वैदिक विज्ञान की तरफ, तब आनंद आएगा। और क्या है, तो 6 ही विषय बनाया पढ़ने के लिए, 6 शास्त्र।
न्याय वैशेषिक के माध्यम से आप जगत को पढ़ लीजिए। ऋषि ने देखिए कैसा सुंदर बनाया। न्याय वैशेषिक के माध्यम से आप जगत को ठीक से पढ़ लीजिए, पूरा विषय उसमें आपको पढ़ेगा। उसके कुछ अवान्तर और ग्रंथ है, पढ़ लेंगे तो जगत मालूम हो जाएगा, कैसे परमाणु बना, कैसे नहीं बना। और सांख्यों के माध्यम से शरीर को पढ़ लीजिए आप, सांख्यों के माध्यम से शरीर को पढ़ लीजिए, और मीमांसा वेदांत के माध्यम से आत्म तत्व को पढ़ लीजिए, बात खत्म। कुछ पढ़ने ही नहीं भी उसके बाद। और ये भी जितने हैं सब, जितने ग्रंथ हैं ये सब सूत्र में है, थोड़े से ग्रंथ में है सब। एक आचार्य, अगर आचार्य मिश्र जी जैसा कोई आचार्य हो, उसके सामने बैठ के पढ़ा जाए तो हम समझते हैं कि 6-8 वर्ष में सब ग्रंथ पढ़ के आदमी पक्का कर लेगा। लेकिन पढ़ना नहीं चाहता व्यक्ति, हाँ पढ़ना नहीं चाहता। अगर पढ़ना चाहे तो थोड़े क्रम में, थोड़े ही काल, क्या है उसमें भगवान राम का बारे में चौपाई आती है ना, थोड़े समय में ही सब जो है उन्होंने, हाँ विद्या सब पाई, हो जाता है। इतना इतना फैला दिया हमने, इतना फैला दिया कि हम उसी में उलझ के रह जा रहे हैं। एक वैदिक साहित्य का इतिहास अब एक नहीं मिलता बाजार में, बलदेव उपाध्याय का, तो इतना मिलता है, पढ़ते रहिए आप, फिर उसी में उलझ के रह जाएंगे। तो ये थोड़े में यही बात कहना है कि ये जो संस्कार विज्ञान है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। संस्कार विज्ञान पर विशेष करके शरीर का संस्कार, वाणी का संस्कार और अंतःकरण चतुष्टय का संस्कार, इसको ठीक करना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे आवश्यकता क्या है कि कुछ तो अध्ययन हो जिससे कि हम बढ़िया बोल सके। हमको बोलना है, मान लीजिए कोई विदा हो रहा है, कोई शकुंतला विदा हो रही है और कर्ण बोल रहे हैं उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में, अब कैसा बोलना चाहिए भाई? तो उसमें कहते हैं क्या, श्रम में शति शोका कथन वत्से त्वया रचित पूर्व उटजद्वार विरूढ़ निवार विलोकयता गच्छ शिवस्ते संत पंथा रहा वत्से। ये अब ऐसा बोलना हो तो ऐसा बोलना पड़ेगा। कथनचित शकुंतला दिख रही है, शकुंतला दिख रही है, वहां बोलना पड़ेगा। श्रृंगार रस की कुछ बात आएगी, बोलना पड़ेगा कि सलय मलूनम कररुहै अनाघ्रातं पुष्पम किसलय मलूनं कररुहै। अब क्या कैसे, ये आचार्य के से पढ़ेंगे तब आएगी बात, परंपरा से पढ़ेंगे तब आएगी बात। तो इस तरह से खूब वाणी का संस्कार, शरीर का संस्कार और आत्म तत्व का संस्कार, अंतःकरण चतुष्टय का संस्कार, इसको खूब अभ्यास करने की आवश्यकता है। बस थोड़े में इतने कह के अपने वाणी को विराम देता हूँ। कभी अगर आप हमको भरपेट बोलने का अवसर देंगे तो भरपेट मैं चाहूंगा, कभी बोलने का अवसर मिलेगा तो मैं चाहूंगा कि किसी इन विषयों को छोटे छोटे में लंबा लंबा कुछ बोल के कह सकूं। और हमारे पीछे जितने विद्यार्थी बैठे हैं बोलेंगे, यन में श्रुतम अधीतम तन्मे मनसि तिष्ठतु 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 स्वाहा। जो मैंने सुना, मैंने समझा, वो मेरे मन में बैठे बैठे बैठे। नमस्कार। बहुत बहुत आभार गुरुजी, आपको सादर प्रणाम। आपके ज्ञानवर्धक व्याख्यान से हम सभी लाभान्वित हुए। अब इसी क्रम में अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हम सबके बीच मूर्धन्य विद्वान, हम सबके प्रेरणा स्रोत, परम आदरणीय आचार्य मनोज मिश्र गुरु जी को सादर आमंत्रित करते हैं। श्रियः कान्ताय कल्याण निधये निधयेऽर्थिनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। नमस्ते शारदे देव काश्मीर पुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं तु देहि मे। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। वाराणसी परपतिं भज विश्वनाथम। इस मंच पर आरूढ़ विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर उपेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, हमारे अत्यंत स्निग्ध मित्र, प्रयाग विश्वविद्यालय, वहाँ भी प्रयागराज विश्वविद्यालय हो जाना चाहिए, अभी भी उसको इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहा जा रहा है। चाचा जी से निवेदन करूंगा कि कुछ इस दिशा में कुछ करिए। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट और इलाहाबाद विश्वविद्यालय अभी वही चल रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ प्रयागराज विश्वविद्यालय के भूगर्भ विज्ञान विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर जयंत नाथ त्रिपाठी जी, मेरे अत्यंत स्निग्ध मित्र, वेद विभाग के पूर्व अध्यक्ष,
इसी काशी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पतंजलि जी। उस विभाग में कात्यायन पतंजलि तो है, अभी अभी पाणिनि को आना बाकी है। अभी आज कात्यायन जी से मैं मिलकर आया, थोड़ा वो रुग्ण है। और मेरे अत्यंत प्रिय कुंज बिहारी शर्मा जी, इनसे मुलाकात एलबीएस में हो जाती है क्योंकि उस शोध समिति में मैं हूँ। तो ज्योतिष के बारे में ज़्यादा जानकारी न होने पर भी, चूँकि वो पूरी फैकल्टी का रिव्यू होता है, तो इनसे तो मुलाकात हो ही जाती है। मेरे अत्यंत प्रिय हैं। और डॉक्टर पंकज तिवारी जी, जो इसी वैदिक विज्ञान, और मेरे अनुज प्रोफेसर शिव शंकर मिश्र जी भी, जो कि कुलपति हैं पाणिनि संस्कृत यूनिवर्सिटी के, वो भी उपस्थित हो गए। और पहले चाची का नाम लूँगा, फिर आपका लूँगा। मेरी मातृ स्वरूपा, या माता ही है, इन्होंने कभी भी अपने बायोलॉजिकल जो इनकी प्रोजेनीज हैं और मुझ में कभी भेद नहीं किया है। ऐसी हमारी चाची जी, आदरणीय चाचा जी, जो मूलतः तो फिजिक्स के स्कॉलर हैं, लेकिन इनका भारतीय परंपरा का ज्ञान कितना निगूढ़ और गंभीर है, आप लोगों ने इनके अध्यक्षीय उद्बोधन से सब लोगों को पता चल गया होगा। ऐसे चाचा जी प्रोफेसर रमाशंकर द्विवेदी जी, मेरे अग्रज कल्प, इस समय ये भी संकाय अध्यक्ष हैं वेद वेदांग संकाय के, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के, और उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति भी रहे हैं। ये अच्छी बात है कि एक मेरे बड़े भाई पहले रहे हैं, एक बड़े भाई फिर चले गए हैं। सो यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वज्जन, प्रिय विद्यार्थियों, अच्छी बात रही कि इसमें 2 प्योर साइंस फील्ड से स्कॉलर्स उपस्थित रहे, और दोनों लोग संयोग से त्रिपाठी हैं। इन्होंने अपना वक्तव्य रखा, भूल से किसी एक पाश्चात्य विद्वान का नाम नहीं निकला। एक बार ऐसे ही कोई बात, जब वही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर शुरू में बात चल रही थी और जो मंत्रालय में मीटिंग हुई थी, तो चाचा जी ने कहा कि कुछ भेजने के लिए कहा कि इतना ध्यान रखा, एक भी पाश्चात्य का नाम नहीं होना चाहिए। और ये नहीं, अगर मैक्स मुलर को काउंटर भी करना है तो किसी पाश्चात्य को ले आएंगे। जैसे एक आदमी, हम लोग गांव के आदमी हैं, अपने थोड़ा एकेडमिक बाद में होंगे, फिर तो क्या हुआ कि हम लोग गांव के हैं, तो जैसे जीजा जी आ गए तो पूरे वो गांव की जीजा जी, फिर उनसे सब लोग मिलने जुलने आएंगे, गांव शहर की तरह नहीं। तो जीजा जी से साले और सालियों का समूह मिलने के लिए आता है, तो कहा, अरे जीजा जी आपके कपड़े तो बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने जैसे मैंने दुपट्टा लिया है तो अपने मित्र से लिया, कहा यार कि मैं ससुराल चल रहा हूँ, चलो तुम तो मेरे साथ ऐसे चल रहा हो, थोड़ा रुमाल मुझे दे दो। तो दुपट्टा उन्होंने उसका डाल लिया। तो वहां पर जो बैठा हुआ था, जो वहां पर बैठा उनका मित्र था, तो कहा हाँ हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन पूरा का पूरा कपड़ा तो तुम्हारे जीजा जी का है, दुपट्टा मेरा है। फिर गए, एक थप्पड़ मारा, कहा ये कहने की क्या जरूरत थी कि रुमाल मेरा है। अच्छा नहीं कहेंगे। दूसरा ग्रुप आ गया, उन्होंने भी कहा अरे जीजा जी आपके कपड़े तो बहुत अच्छे हैं। तो फिर कहता है कि और रुमाल भी जीजा जी के भी है। फिर एक थप्पड़ मारा, कहा कि यार ये कहने की क्या जरूरत है कि ये रुमाल भी इन्हीं के हैं। फिर तीसरा ग्रुप आया, तो
फिर लोगों ने तारीफ की, फिर इससे नहीं रहा गया, कहा गया कि नहीं, कपड़े तो इनके सारे के सारे हैं, पता नहीं रुमाल किसका है, तो रुमाल को नहीं छोड़ते। तो काउंटर कर, मतलब हम जैसे, अगर वेस्टर्नर्स हमें प्रमाणित नहीं करेंगे तो जैसे हम मूर्ख हैं। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की आपने बात की, हम लोग वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से तो नहीं है। आजकल क्लाउड सीडिंग, दिल्ली गवर्नमेंट ने जब खूब पॉल्यूशन हो गया था तो 48 करोड़ खर्च कर दिया और अंत में सफल भी नहीं हुआ। नेचुरल ऑयल सीडिंग, जब किष्किंधा का वर्णन है रामायण में, वर्षा काल है, तो वहां पर नवमास धृतम गर्भम आदित्यस्य गभस्तिभिः वार्यादाय समुद्राणाम द्यौः प्रसूते रसायनम। चाचा जी, वर्षा तो वही श्रावण भादव का महीना रहा होगा, तो कहा कि जो द्यौः माने द्युलोक, उसमें पर्जन्य ले लीजिए, उसमें बादल ले लीजिए, या वो रीजन ले लीजिए जहां पर बादल बनते हैं। तो कहा नौ मास धृतम गर्भम, 9 मास के धारण किए गए गर्भ को किससे? आदित्य से गभस्ति भी, सूर्य की किरणों से। और कहां पर? वार्यादाय समुद्राणाम, समुद्र के जलों को लेकर के द्यौः प्रसूते रसायनम, जो द्युलोक है वो रसायन की वर्षा कर रहा है। रसायन का मतलब इस क्लाउड सीडिंग में किसी भी प्रकार के केमिकल रिएक्शन की, मतलब उसको, केमिकल रिएक्शन का मतलब यह है कि उसका जो एवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता। और एक इष्टि है, कारीरी इष्टि, जो वैदिक हैं वो जानते होंगे, उसमें एक हर्ब ऑब्लेशन के रूप में, हविर द्रव्य के रूप में प्रयुक्त होता है। उसका नाम है वर्षाहु और वर्षाभू, दो। तो वर्षाहु का अर्थ होता है वर्षा को बुलाने वाला। तो एक बार की घटना है 79 के आसपास, और वहाँ पर नवरात्र में, जो शारदीय नवरात्र है, तो वहाँ भगवान का ब्रह्मोत्सव होता है 9 दिन, तो बहुत भीड़ होती है। एवरेज में 15 लाख लोग होते हैं वहाँ पर, उस पहाड़ को, और सारे के सारे तालाब सूखे हुए थे, क्योंकि बहुत बड़ा उस दिन, उस समय बहुत बड़ा सूखा अकाल पड़ा था। सारे के सारे उपाय, कितना उस समय उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि टैंकर को, शायद आप उस समय गए रहे होंगे, हम लोग तो बहुत बाद में गए। इतना वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन भी इतना बहुत सोफिस्टिकेटेड नहीं था कि आप बहुत पहुँचा लें वहाँ तक। अंत में ये हुआ, फिर आगम सभा ने वहाँ निर्णय लिया कि कार्यरिष्ट की जाए, और कार्यरिष्ट होने के बाद इतनी बारिश हुई कि सारे के सारे तालाब, सारे के सारे पोखरों में ओवरफ्लो वाटर हो गया। और ये भी बताइए, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उस समय भी कोई मतलब किसी भी प्रकार की रेन की फोरकास्ट नहीं की थी, किसी भी प्रकार की पॉसिबिलिटी से उन्होंने पूर्णतः इनकार कर दिया था। अब प्रश्न ये आता है कि हम इसको प्रमाणित कैसे करें। तो आजकल हमारे महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान कुछ यज्ञ करवा रहा है, और वहाँ वैज्ञानिकों को भी बैठाता है। तो उसमें क्या लेवल कितना बढ़ा, उस टेक्निकल शब्द मुझे मालूम भी नहीं है, और मैं उसमें घुसना भी नहीं चाहता। अच्छा, मान लीजिए
होता क्या है, हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, न्याय शास्त्र पूर्व पक्ष है कि वेद का को हम प्रमाण क्यों माने, तद प्रमाणम अनृत व्याघात पुनरुक्त दोषेभ्य है। वेद अप्रमाण है, एक तो झूठ बोलता है, पूर्व पक्ष है, मैं सिद्धांत पक्ष की मैं बात करूँ, और कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होते हैं इसके, और रिपीटिशंस है, तो इसलिए मतलब पुनरावृत्ति है, तो इसलिए वेद का अप्रामाण्य है। कैसे? का पुत्रेष्ट या पुत्र कामो यजेत, जिसको संतान की, पुत्री या पुत्र की कामना है, वो पुत्रेष्ट याग करे। उसमें तो रामायण के प्रसंगानुसार तो ये अश्वमेध का ही एक पार्ट है, एक उसका एक अंग है। अब पुत्रेष्टि आपने कर ली और पुत्र नहीं हुआ, अब आप मान लीजिए, इसको तो सामान्यतया भी लगेगा ना कि ये झूठ था, सब पाखंड था, लगेगा कि नहीं लगेगा? ये नैयायिक बैठे हुए हैं श्री शंकर जी, तो एक तो अनृत दोष, दूसरा व्याघात दोष, उदिते होतव्यम, अनुदिते होतव्यम, समयाधुषते होतव्यम, तीन तीन पक्ष कर दिया, और एक का विधान करके दो की निंदा की जाती है। श्यावोवास्य हविर अभ्यहरति यह उदिते जुहोति, सबलो वा अस्याहुतिम अभ्यहरति यह अनुदिते जुहोति, श्याम सबलो वा एतस्य आहुतम अभ्यवहरतः यह समयाधुषते जुहोति। जो शाम अगर प्रातः अनुदित होम करे सूर्य के उदित होने के पहले, तो श्याव उस आहुति को खा जाएगा, कुत्ता है एक, और अगर बाद में करे तो सबल खा जाएगा, वो भी एक कुत्ता है। कहा समयाधुषित, मतलब जब थोड़ा थोड़ा मतलब प्रकाश विकीर्ण हो गया हो, तो कहा कि उस समय करने पर कहा दोनों मिल करके आहुति को खा जाते हैं, तो कहा करना कब चाहिए, तो इसलिए व्याघात हो गया। और पुनरुक्त, आप लोग जानते हैं कि जब दर्श पूर्णमास में सामधेनी कर्म है, सामधेनी ऋचाएं हैं 11, और उसको 15 कम से कम, वैसे और भी वृद्धि होती है, तो कहते हैं कि पहली ऋचा को अंतिम ऋचा को 3 बार पढ़िए, प्रथमाम अन्वाह त्रिरुत्तराम। तो कहा कि एक बार में ही काम चल जाएगा, तो फिर 3 बार कहने की क्या आवश्यकता है, तो इसलिए कहा अप्रमाण हो जाएगा। तो अब अप्रमाण तो इस प्रकार से हुआ, तो कहते हैं पुत्रेष्टि हुई, पुत्र नहीं पैदा हुआ, या पुत्री नहीं पैदा हुई, तो कहते हैं नहीं, ये तीनों बातें नहीं है। क्यों? तो कहा कर्म करते साधन वैगुण्यात, कर्म में विगुणता हो सकती है, साधन में विगुणता हो सकती है, कर्ता में विगुणता हो सकती है। इसमें बहुत लंबी व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि अब समाप्त ही करना है। तो उसके बाद एक एक का उन्होंने परिहार किया। अब बताइए कि वहां पर आपने कार्यरिष्ट की और उसके बाद वृष्टि नहीं हुई, तो वैज्ञानिक तो डिक्लेयर कर देंगे कि ये फ्यूटाइल प्रैक्टिस है। तो कम से कम हम अपनी बुद्धि को भी सोचना चाहिए कि क्यों हम उनके स्टैंडर्ड से, जिस प्रकार से जो प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर है उसको फॉलो किए बिना इसमें अधा शयन करना पड़ेगा। हाँ, अब आप एक गवामयन होता है, ये इसको सत्र यागों की प्रकृति कहते हैं, तो 361 दिन का होता है, तो लगभग एक वर्ष हो गया।
इसमें अपनी पत्नी अपने साथ ही होती है, लेकिन उसके प्रति बिल्कुल पत्नी भाव नहीं रखना पड़ता। आप तो कितना कठिन है। अब इन सब चीजों को नहीं करोगे, उससे कहोगे कि वेद वेद लिया करके तुरंत प्रकट करो सब कुछ। अब दूसरी बात, हम देखिए, आप इसको, मैं किसी को व्यक्तिगत आलोचना के रूप में मत लीजिएगा। थोड़ा मेरी मतलब मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे कुछ ये भी नहीं है कि मैं तो अब प्योर वैष्णव हूँ, राम नाम में रमण करने वाला, तो किसी प्रकार से कीर्ति की कामना नहीं, किसी प्रकार से लोग मुझे विद्वान कहें, इसकी तो बिल्कुल कामना नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ एक सूक्ति है, यद्यपि कानो हानि परकीयाम चरति रासभे द्राक्षाम असमंजसमिति मत्वा मम चेखिद्यते चेतः। एक गधा है और अंगूर का खेत में चर रहा है आराम से, मेरा नहीं है, मुझे मिलेगा भी नहीं, लेकिन गधा चल रहा है, ये बात बर्दाश्त नहीं है। हाँ, हाँ। तो आप ऐसे अधकचरे लोगों को, जैसे आइंस्टीन का नाम लिया गया, शोपेनहाइमर का लिया गया, अब ऐसा लोगों ने बताया जैसे शोपेनहाइमर कोई शंकराचार्य हो गया था, वो दारू पीता था, सब कुछ करता था, अब एक स्थान पर लिख दिया कि उपनिषद हैव बीन सोलेस ऑफ माय लाइफ एंड विल बी सोलेस ऑफ माय डेथ। यही यही मेरे उपनिषद ही मेरे जीवन के आधार रहे हैं, और यही, अरे भैया, तो जब तब श्रवण मनन निध्यासन करके चलो, ब्रह्म विद्या के मार्ग पर चलो। उसके बाद फिर कहा जाएगा कि आइंस्टीन शोपेनहाइमर को, स्पिनोजा को उद्धृत करता था, तो कहा कि हम वो, तो रियल सेंस में तो आइंस्टीन भी वो गॉड मानता था, वो उसी को जिसको कहते हैं कि हम एक जो यूनिवर्स का एक कॉस्मोलॉजिकल जो ऑर्डर है वही हमारे लिए गॉड है। तो ये उपनिषदों का तो ये गॉड नहीं है, न ये पुराणों का गॉड है, न ये वेदों का गॉड है। अब हाइजेनबर्ग का उल्लेख, भैया इससे अच्छा है, हमारे यहाँ मीमांसा का एक संप्रदाय है, आप लोग अगर कोई बुद्ध को मानते होंगे तो मैं शास्त्रीय दृष्टि उद्धृत कर रहा हूँ, उसको आप लोग अन्यथा मत न लीजिएगा। माधवाचार्य जी की जैमिनी न्यायमाला है, उन्होंने कहा कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय आदि जो धर्म है हमारे वेद में भी लिखा है, शाक्य मुनि ने भी कहा, शाक्य मुनि माने बुद्ध ने भी कहा है, तो उसका प्रमाण हो कि न हो। तो कहा, मीमांसकों ने कहा कि नहीं होगा। कहा क्यों? कहा कि अगर सत्य, अहिंसा आदि का धर्म के रूप में प्रमाण लो तो वेद से ही ले लो, क्यों बुद्ध तक क्यों आते हो? अगर अगर गाय का बहुत पवित्र दुग्ध भी होगा, गीर गाय का भी दूध होगा, और उसको कुत्ते के चमड़ा में रख दोगे तो क्या हो जाएगा? पीने लायक रहेगा क्या? तो अगर लेना है तो वेद से लो, तो शंकराचार्य जी से लीजिए, रामानुजाचार्य जी से लिए, चैतन्य महाप्रभु जी से लीजिए। अब उसके लिए कि ये आवश्यक है कि हम एक कुछ, मतलब कि कहीं भूल से, एक्सीडेंटली किसी ने कुछ उल्लेख कर दिया एकाक स्थान पर, तो उसी के पीछे भागते रहो। तो अच्छी बात रही कि दो बहुत उच्च स्तरीय विज्ञान के अध्येता रहे, लेकिन मेरा मन अत्यंत आप लोगों के प्रति कृतज्ञता से भरा है। आपने फैक्ट प्रस्तुत किए, फैक्ट बताए, एक बार भी इसका मतलब है कि 2 2 5 होते हैं, आइंस्टीन ने कहा था, ऐसा आपने नहीं कहा। अब ऐसे भी बात होती है कि वो इस पर प्रयोग करिए, कुछ संस्थाएं भी ऐसे कर रही हैं कि वो किस प्रकार से चेरिश्ड चाइल्ड माने जो आप जिसका जैसा चाहते हैं वैसा बच्चा पैदा हो, तो उसमें डीएनए का में ट्रांसम्यूटेशन या कुछ इस प्रकार से करके, और उसमें कहते हैं कि जो गृह सूत्र आदि में जो विधियां हैं, एक बार मैं थोड़ा उसका भी, एक महिला आई तो कहा कि
गर्भाधान विधि के बारे में जो है सर हमें थोड़ा बता दीजिए, वो जो स्पेशली मंत्र। तो मैंने कहा कि आपके आपके हस्बैंड का जनेऊ हुआ है? कहा नहीं, जनेऊ तो नहीं हुआ है। तो मैंने कहा फिर वो कैसे मंत्र बोलेंगे? 4-5 जो मंत्र हैं वो तो आप विधि का पालन नहीं करेंगे। कल एक बात राम मूर्ति जी ने कहा लॉ के संदर्भ में कि आप लोग विधि शास्त्र पढ़ाते हैं और हम लोग शास्त्र विधि बतलाते हैं। गीता में भगवान का यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कार्यतः न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित। अब जो शास्त्र को प्रमाण नहीं मानेंगे, मनमानी करेंगे, यस्य कस्य तरोर मूलम येन केनापि पेशयेत् यस्मै कस्मै तद् दातव्यम यद्वा तद्वा भविष्यति, वैद्य शास्त्र है। किसी चीज का जड़ ले आओ, किसी चीज से पीस दो, किसी को दे दो, कुछ न कुछ तो होगा ही। और दूसरी चीज, आज चाचा जी की बात, इनकी तो खैर हर बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो उन्होंने मेडिकल साइंस पर कहा, अभी 5-7 दिन पहले की बात है, एक न्यूज आई कि दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में 6 लाख रुपया के टेस्ट के बाद पता चला कि उसको सर्दी और जुकाम है और हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। तो दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। सृष्टि पर बहुत बातें हुई, स्त्री पुरुष के संबंध पर बहुत बातें हुई। अब उस पर मैं पुनरुक्ति नहीं करना चाहता। सर ने, प्रोफेसर जयंत नाथ त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छा कोरिलेशन प्रस्तुत किया भूकंप की दृष्टि से। यद्यपि उनके आध्यात्मिक अर्थ भी है, उनका आधिदैविक अर्थ है, उनका यज्ञपरक अर्थ है, लेकिन वेद सर्व ज्ञानमय है। तो इसलिए अगर वहां पर कुछ भौतिक तत्वों का भी संकेत हो तो हम इससे इनकार नहीं कर सकते। क्यों? वेद के ज्ञान की इयत्ता नहीं है, हाँ, कि यह इतना ही है और इसी प्रकार से है। हाँ, ये मतलब कि थोड़ा ग्रामेटिकल सीक्वेंसेस को, जो वर्ड स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल्स हैं, उनका उल्लंघन न हो। तो अब खैर सर ने जो 14 लेयर्स की बात कही, मतलब वो 7 नीचे के 7 ऊपर के, अपने भू गर्भीय जो जियोलॉजिकल जो एक्सप्लेनेशन हो सकता था उसको, यद्यपि भागवत में उसका कुछ, जब जैसा कि उन्होंने शास्त्री ने बताया कि 25 करोड़ नीचे, 25 करोड़ ऊपर, 25 करोड़ योजन, तो लगभग 100 करोड़ एक एक ये जा करके एक रीजन बनता है। ऐसा नहीं है कि इतना ही है, इतना एक रीजन है। क्योंकि अध्यात्म रामायण में कौशल्या खुद राम से कहती है कि शरीरे तव दृश्यन्ते ब्रह्मांडा परमाणवः त्वं ममोदर गर्भस्थ इति लोकान विडंबसे। कि राम, तुम्हारे शरीर में बड़े बड़े ब्रह्मांड परमाणु रूप में दिख रहे हैं और तुम मेरे गर्भ में हो, ये दुनिया को कितना ठगो बेटा के बेटा। मतलब ये कितने विचित्र बात है कि अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसके शरीर में परमाणु की तरह प्रतीत हो रहे हैं और वह मेरे गर्भ में है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड की बात, अब इसी साइंस भी मल्टीवर्स की बात करने लगा है।
हाँ, अब क्या कहते हैं कि वो 3 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं लगभग, अनुमित ना, 3 ट्रिलियन गैलेक्सीज, अच्छा 9 ट्रिलियन गैलेक्सीज। अच्छा पहले 2-3 था, अब वो भी लगभग वैसे ही ऐसे ही है, ऐसे चलते रहते हैं। पहले 2-3 ट्रिलियन का बढ़ा दिया संख्या, उनको लगा कि हाँ हो, अरे आपके सर पर मैं कह दूं हाँ कि 1 बिलियन बाघ है, सही है, कौन गिनने जा हाँ, सही है, सही है। हाँ हाँ, सर ने जो ये एक बात कहा कि वो पाक के अनंतर जो वस्तुओं में पहले रेडिश उसका कलर होता है, फिर उसके बाद नीला होता है, फिर अंत में शुक्ल हो जाता है, ये बिल्कुल न्याय शास्त्र में नैयायिक है, भास्कर शुक्ल जो है वो तेजस का रूप माना जाता है। तो ये बिल्कुल आपकी बात शास्त्रीय दृष्टि से भी पूर्ण समर्थित है। और हो गया, अच्छा तो ठीक है, अब फिर अब आज, हाँ, और हाँ ये है, ये जरूर है कि सर आपका जो जो अर्थक्वेक साइंस है, सिस्मोलॉजी या सिस्मोग्राफी जो भी कहते हो, वो भारतीय पुलिस की तरह है। जब कत्ल हो जाएगा तब पहुंचती है तो छानबीन करने के लिए कि क्यों हुआ। इसीलिए वही वही वही, हाँ तो खैर अभी कहने को तो बहुत कुछ था, और अभी तो मैंने उपक्रम ही किया था, अभी उपसंहार तक पूरा का पूरा बाकी है, लेकिन बस अब चूंकि समय की मर्यादा है, बस इन्हीं शब्दों के आपको साथ सादर प्रणाम गुरुजी, बहुत बहुत आभार। मंच पे उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम करते हुए धन्यवाद करता हूँ। मंच और सभागार में उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद।